मॉर्निंग, नमस्ते। आईटी की राहें आपके लिए शुभ हों। ऑर्थोलैक्स की कॉन्सेप्ट में हम लोग आज एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप करने जा रहे हैं। इसका हिंट हमने आपको पिछले टर्न पर दी थी, फील्ड ऑफ व्यू। मतलब जैसे प्लेन मिरर के सामने आप खड़े हैं तो आप अपने सराउंडिंग की कितनी ऑब्जेक्ट की इमेजेस मिरर के थ्रू देख सकते हैं, ये आपका फील्ड ऑफ व्यू है, ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज मिरर में कितने ऑब्जर्वर देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू है। और जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हम लोग प्लेन मिरर से डेवलप कर रहे हैं। और ये भी बात सही है कि इवन आईआईटी में भी क्वेश्चन फील्ड ऑफ व्यू से रिलेटेड आए हैं। कंसेप्ट यही है, कॉन्केव मिरर में भी, ये कॉन्वेक्स मिरर में भी, लेंस में भी, लेकिन ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स हो जाने के कारण वो क्वेश्चन ज़्यादातर लोग नहीं पूछते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक मिरर बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो ये हमने एक मिरर ले लिया, सपोज मिरर है M1 M2। इसके सामने एक ऑब्जेक्ट ले लिया O। अब प्लेन मिरर इसकी इमेज बनाएगा और अगर कोई सामने ऑब्जर्वर खड़ा होगा तो वो उस इमेज को देख पाएगा। तो सपोज मैं कई ऑब्जर्वर बना रहा हूं, ऑब्जर्वर को हम लोग E से डिनोट कर। तो ये एक पहला ऑब्जर्वर है सपोज E1, ये एक दूसरा ऑब्जर्वर है E2, सपोज ये तीसरा ऑब्जर्वर है E3। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इमेज को ये तीनों ऑब्जर्वर देख पाए। हो सकता है तीनों देख लें, हो सकता है तीनों नहीं ना देख पाए, हो सकता है कुछ देख लें कुछ ना देख पाए। तो हमें यही पता करना है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज को इसमें से कितने ऑब्जर्वर देख सकते। तो पहले ये सोचिए कि ये देखना दिखाना कैसे। ऑब्जर्वर किसी भी ऑब्जेक्ट को तब देख सकते जब ऑब्जेक्ट लाइट रेज उसकी बनती है, से बनती है। तो जिस ऑब्जेक्ट तक रिफ्लेक्ट ऑब्जेक्ट से चल के मिरर से रिफ्लेक्ट होने वाली रेज ऑब्जर्वर के पास पहुंची, ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर जो हमने आपको पहले दिन बताया था कि लिमिटिंग रे बड़ी इंपॉर्टेंट। तो अगर इस ऑब्जेक्ट से हम बहुत सारी रेज बनाएं, बहुत सारी रेज बनती ही हैं, एक ऑब्जेक्ट से कई रेज चलती। तो देखिए मैं कई रेज बना रहा हूं। ये हमने पहली रेज बनाई, ये इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। ये कोई दूसरी रे बनाई, ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी। ये कोई तीसरी रे बनाई, ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी। इस रे को अगर बढ़ा दें तो ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है। और लास्ट रे कौन सी होगी, लिमिटिंग रेज, जो मिरर के एंड पॉइंट से जाती है। तो ये दो एंड पॉइंट वाली रेज बनाते हैं। ये लास्ट रे इस तरफ वाली है जो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होगी और ये ऐसे जा रही है।
और इधर वाली ये है, ये ऐसे जाएगी। और कोई रे अगर इधर से निकल करके इस तरफ जाएगी तो फिर वो मिरर पर नहीं पड़ेगी। तो रिफ्लेक्टेड रेज इस रीजन में है। जितनी भी रेज ऑब्जेक्ट से चल के मिरर पर पड़ के रिफ्लेक्ट होके जाएंगी वो सब इन रेड रेज के बीच में होंगी। ये देखिए ऐसे है, इधर से आएगी तो वो भी ऐसे रहेगी। तो ये जो कॉनिकल रीजन बन रहा है, इस रीजन में जो ऑब्जर्वर होंगे उन तक कोई ना कोई रिफ्लेक्टेड रे पहुंचेगी। जैसे ये E2 है, इस पर ये रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, इधर वाली भी जाएगी, इधर भी कुछ पहुंचेगी। तो ये ऑब्जर्वर इसकी इमेज देख लेगा मिरर में, और इवन तो देख ही लेगा क्योंकि बिल्कुल सामने है, बहुत सारी रेज इस तक पहुंचेंगी। लेकिन ये E3 की जो पोजीशन है, ये देखिए इसके बाहर है। ऑब्जेक्ट से चल के मिरर से रिफ्लेक्ट होने वाली कोई रेज इस ऑब्जर्वर को नहीं पहुंचेगी। यानी E3 इस ऑब्जेक्ट की इमेज इसमें नहीं देख पाएगा। तो ये जो रेड कलर का कॉनिकल रीजन है, ये इस ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू है। अब कैलकुलेशन इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ किताबें फॉर्मूला निकलवाती हैं, हम भी निकलवा दे रहे हैं, लेकिन वो कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मान लीजिए कि हमारे पास इस मिरर की लेंथ L है, ये LM इस मिरर की लेंथ है, और इस ऑब्जेक्ट की मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस D है। तो हाउ मच दिस एंगल, ये जो एंगल है, इसी एंगल में ये फील्ड ऑफ व्यू एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये एंगल हम निकाल देते हैं। अगर हम इन दोनों रेस को पीछे की ओर बढ़ाएं तो आपको मालूम है कि कोई भी दो रिफ्लेक्टेड रेस कहाँ मिलेंगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज पर बनेंगी। ये इसकी इमेज है, और इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर मिरर से D है तो इमेज भी D होगी। तो ये रीजन कैसे निकलेगा? रीजन निकालने का तरीका ये है कि इस एंगल को निकालिए। तो थीटा फील्ड ऑफ व्यू इज इक्वल टू, अब ये मैथ्स का बहुत पुराना फार्मूला है, ये डिस्टेंस L है, ये D है। तो अगर हम रेडियन में निकालना चाहें तो दिस इज लेंथ ऑफ द मिरर अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये फील्ड ऑफ व्यू निकला है, और जाहिर है कि ऑब्जेक्ट जितनी पास में होगा इसका फील्ड ऑफ व्यू उतना ही ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा ये एंगल होगा, ये रेज उतनी ही स्प्रेड हो जाएंगी और उतने ही ज़्यादा लोग इसकी रेंज में आ जाएंगे, तो ज़्यादा लोग इसकी इमेज देख पाएंगे। इसी तरीके से अगर मिरर का साइज़ बड़ा होगा तो भी ये एंगल बड़ा हो जाएगा, तो भी ज़्यादा लोग देख पाएंगे। और अगर ये साइज़ छोटा होता है, मिरर का साइज़ छोटा होता है या ऑब्जेक्ट दूर चला जाता है, तो ये एंगल कम हो जाएगा, ये स्प्रेड भी कम हो जाएगा, तब इसकी इमेज कम ऑब्जर्वर देख पाएंगे। तो मुद्दे की बात यही है कि इफ एनी ऑब्जर्वर लाइज बिटवीन दिस रीजन, इस रीजन में है, तब वो इसकी इमेज देख पाएगा।
और उसी तरीके से बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट किसी ऑब्जर्वर के लिए भी है। सपोज एक ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, ये ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, तो अब ये कितने ऑब्जेक्ट्स को देख पाएगा? तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है। इस आई की इमेज बना दीजिए और इसी तरीके से एंगल निकाल लीजिए, तो जितने ऑब्जेक्ट उस रीजन में होंगे उनकी इमेज ये ऑब्जर्वर देख पाएगा और रिमेनिंग की इमेज ये नहीं देख पाएगा। तो ये फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट है। अब इस पर क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं? बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन मैं कंसीडर कर रहा हूं, ये फिगर बना लीजिए और बाकी चीजें हम आपको बताते हैं। ये कोई मिरर है, इसकी लेंथ 2D है और मिरर के सामने ये D और 2D डिस्टेंस पर ये दो लाइनें हैं पैरेलल टू मिरर, एंड ये कोई ऑब्जर्वर खड़ा है ठीक मिरर के एंड पर। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है और ये v वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर देता है। ये वाला ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को इस मिरर के थ्रू देख रहा है, मतलब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहा है, ये मिरर में ऑब्जेक्ट है। अप टू व्हाट टाइम इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस ऑब्जर्वर को दिखती, तो इसको मैं लिख भी देता हूं, अप टू व्हाट टाइम इमेज ऑफ O is visible to E। ये हमारे पास क्वेश्चन है, जेईई में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर देखना इस ऑब्जर्वर को है, तो इसका हम फील्ड ऑफ व्यू बनाते हैं। तो फील्ड ऑफ व्यू बनाने का अभी पिछले कॉन्सेप्ट में बताया था। आप इस ऑब्जेक्ट की इमेज बना लीजिए और प्लेन मिरर से इमेज बनाना आप जानते हैं। ये E प्राइम इसकी इमेज हो गई और इस इमेज से मिरर से होती हुई लिमिटिंग रेस खींच दीजिए। अब इसको, ये शॉर्टर मेथड है। इमेज, इसकी इमेज बनाई और दोनों मिरर के एंड पॉइंट से मिलाती हुई रेस बना दी। और अगर इसको लिमिटिंग रेस से करना चाहेंगे तो वही है, यहाँ से लिमिटिंग रेस ये पड़ी, रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी, और ये वाली लिमिटिंग रेस ऐसे पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी। तो है तो कॉन्सेप्ट लिमिटिंग रेस का ही, पर इट इज वेरी इजी मेथड टू ड्रॉ लिमिटिंग रेस। आप जिसकी भी फील्ड ऑफ व्यू बनाना हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जर्वर हो, ऑब्जर्वर है तो उसकी आंख है या ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज मिरर में देखिए और यहाँ से खींच दीजिए। अब हमारे पास इस ऑब्जर्वर के लिए ये बनाया है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट इस कॉनिकल रीजन के बीच में होंगे उनकी इमेज ये देख पाएगा। और ये ऑब्जर्वर या ऑब्जेक्ट इस तरीके से स्ट्रेट लाइन पर v वेलोसिटी से चल रहा है, तो यहाँ से तो है इसके पास रेस पहुंच रही है, यहाँ पे भी पहुंचेंगी, यहाँ पे भी पहुंचेंगी, यहाँ पे भी पहुंचेंगी, और ये रेड वाली लाइन जा रही है और ये बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ गया है। तो जिस सिचुएशन में ये वाली लाइन ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो ऐसे पहुंच रही है, और जब ये ऑब्जेक्ट इस रेड वाली लाइन के ऊपर पहुंच जाएगा, देन इट विल बी आउट ऑफ फील्ड ऑफ दिस आई, और तब इसकी इमेज इस ऑब्जर्वर को नहीं दिखेगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाते हैं।
और ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास ये रेड वाली लाइन है, ये और ये ई डैश है, और यहां पर मैंने मिरर बना दिया। ये वाली डिस्टेंस d है और ये वाली डिस्टेंस 2d है, मिरर की लेंथ। और यहां से d डिस्टेंस पर ये ऑब्जर्वर है E, और यहां से 2d डिस्टेंस पर ये डिस्टेंस 2d है, दिस इज 2d, और यहां पर ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग लाइक दिस, और इस ऑब्जर्वर के लिए इसका फील्ड ऑफ व्यू ये है। तो जब ये ऑब्जेक्ट यहां से चल रहा है, सपोज दिस इज पॉइंट ए, तो ए पर तो इसकी इमेज दिख रही है, इट इज इनसाइड दिस फील्ड ऑफ व्यू। और जब ये यहाँ बी पर पहुंच जाएगा तो इसके बाद ये आगे निकल जाएगा, तब ये फील्ड ऑफ व्यू से बाहर हो गया, तब इसकी इमेज हमारे पास ई को दिखनी बंद हो जाएगी। तो मतलब कि जब तक ये ए से चल के बी तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक इसकी इमेज ऑब्जर्वर को दिखेगी और उसके बाद नहीं दिखेगी। अब हमें टाइम निकालना है, इसकी वेलोसिटी दी है, तो यानी जितने t बराबर 0 से चलना शुरू करता है, तो जितने टाइम तक ये यहाँ b तक नहीं पहुंचता है, तब तक इसकी इमेज ऑब्जर्वर देख पाएगा। तो हमें यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम निकालना है, वेलोसिटी दी हुई है, तो पहले हमें ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस AB, और डिस्टेंस AB निकालनी बहुत इजी है। हम ये सिमिलर ट्रायंगल्स ले लेंगे। देखिए, ये जो हमारे पास ये ई डैश है, ये वाला ट्रायंगल जो मिरर के साथ बन रहा है और जो AB के साथ बन रहा है, ये दोनों सिमिलर हैं। तो डिस्टेंस ऑफ AB, आई होप यू आर इन द फ्रेम, डिस्टेंस ऑफ AB डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस 2D इक्वल टू ये वाली डिस्टेंस, और ये कितनी है, 4D है, D प्लस 2D, 4D अपॉन ये वाली डिस्टेंस सिर्फ D है। तो ये D से D कैंसिल हो गया, AB इज इक्वल टू 8D आ गया। यानी ये वाली डिस्टेंस अब D दी है तो D के टर्म में निकलेगी। अब ये सेंटीमीटर्स में दी होती तो सेंटीमीटर्स में निकलती। AB डिस्टेंस 8D हो गई। और टाइम अगर निकालना है तब बहुत ही सिंपल है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी इसकी v है, तो 8d अपॉन v। तो इतने टाइम तक ये वाला ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट इस ऑब्जर्वर को इमेज के थ्रू विजिबल रहेगा। तो ये इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और पीडीएफ जो एक्सरसाइज देंगे उसमें ऐसे 2-4 क्वेश्चन और रहेंगे। एक जेई में भी था, वो भी इसी टाइप था, लेकिन मैंने डिटेल से नहीं ली, हमने कहा कि वो आप प्रैक्टिस कर। और पास फील्ड ऑफ व्यू का कंसेप्ट है। फील्ड ऑफ ज्यादातर हमारे क्या, क्योंकि सिमिलर या थोड़ी बहुत ज्योमेट्री लग के ये क्वेश्चन हो जाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का भी फील्ड ऑफ व्यू होता है, ज़्यादा होता है, कॉन्केव मिरर का भी होता है। तो वहाँ पे थ्योरी में बस ये बता देते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होता है और कॉन्केव मिरर का कम होता है। तो क्यों कम होता है या क्यों ज़्यादा होता है, ये हम अभी आपको बता रहे हैं। देखिए, हम सेम अपर्चर सेम है और हम तीनों मिरर बनाते हैं। हालांकि कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर अभी नहीं लिए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही। तो ये मान लीजिए हमारे पास कॉन्केव मिरर है, ये इसका अपर्चर है,
और उसी अपर्चर का ये एक हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है। दिस इज योर कॉनकेव मिरर and this is your convex mirror। और ये इनकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, और इसका ये सी इधर पड़ रहा है और इसका ये सी इधर पड़ेगा। तो मान लीजिए कि ऑब्जर्वर यहां पर है, ऑब्जर्वर यहां पर है, या इस जगह नहीं है तो थोड़ा सा और आगे कर दिया, इसके फोकस पे खड़ा कर दिया, ये कहीं भी ऑब्जर्वर को खड़ा कर दीजिए। यहां पे मान लीजिए खड़ा हुआ है, जहां फोकस है, या चलिए ये मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ये ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ये ऑब्जर्वर की आंख है। तो इसको कितने ऑब्जेक्ट्स की इमेज देख सकता है ये? तो वही लिमिटिंग रे बनाएंगे, लेकिन इस बार रिफ्लेक्शन के रूल कॉनकेव मिरर के लिए रहेंगे। तो ये ऑब्जर्वर है, तो पहली लिमिटिंग रे मैं बना रहा हूं ये। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सपोज ये अगर इसको सिंप्लिसिटी में समझना है तो आप रिफ्लेक्टेड रेस को ट्रेस करिए। तो ये यहां से रेस चली, ये रेस चली और ये रेस चली, ये रेस चली ऐसे। अब इनका रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन करने के लिए इन रेस को मैं चलिए रेड से ब्लू से बना देता हूं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। इंसिडेंट रे लिमिटिंग वाली मैं ब्लू से बना रहा हूं। अब आपको यहां पर नॉर्मल चाहिए, तो नॉर्मल ड्रा करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। ये नॉर्मल खींच दिए हमने, और रिफ्लेक्टेड रेस कैसे जाएंगी? सेम एंगल बनाती हुई जाएंगी। तो ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, दिस इज योर इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल बनाते हुए नॉर्मल के दूसरी तरफ जाएगी। तो इट गोज लाइक दिस, और ये दूसरी लिमिटिंग इंसिडेंट रे है, और ये भी सेम एंगल बनाती हुई दूसरी तरफ जाएगी ऐसे। और ये हमारे पास कॉनिकल रीजन आ रहा है। देखिए ये रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे ऐसे हैं, ये लाइक दिस। तो अगर कोई ऑब्जर्वर जैसे ऑब्जेक्ट यहां पर है, सपोज इस जगह पर ऑब्जेक्ट है, तो हमारे पास उसकी इमेज इसको नहीं दिखेगी, कोई रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, इन रीजन में दिख जाएगी, यहाँ पे ये फैलता चला जाएगा, ये इसका फील्ड है। और अगर हमें कॉन्वेक्स मिरर का बनाना है तो सेम डिस्टेंस ले लीजिए, लेकिन इसका ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, फोकस इधर होगा, और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट है। तो ये यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्वर है। अब अगर हम इसकी लिमिटिंग रेंज, इसकी लिमिटिंग रेंज अगर बनाएंगे तो यहाँ से देखिए ये इंसिडेंट लिमिटिंग रेज एक ये हुई, एक इंसिडेंट लिमिटिंग रेज ये हुई। अब इसके बाद इस पर नॉर्मल खींचना है, तो नॉर्मल अगर खींचना है तो इन पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दिया, इधर भी मिला दिया,
अब रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगी कि इधर से है तो ये इधर जाएगी, और ये इधर से ये बन रहा है तो ये ऐसे जाएगी। तो ये जो रीजन आ रहा है दैट इज मच वाइडर देन दिस, यानी कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू इन कंपैरिजन टू कॉनकेव मिरर ज्यादा है। और यही रीजन है कि जो गाड़ियों के व्यू मिरर्स होते हैं ड्राइवर के पास लगाते हैं, वो कॉन्वेक्स मिरर लगाए जाते हैं, क्योंकि उनसे पीछे का बैकग्राउंड ज्यादा कवर हो जाता है, कॉनकेव मिरर नहीं लगाए जाते हैं। तो जहां तक मिरर्स की बात है, फिर इसी तरीके से हम लोग लेंस में भी कर सकते हैं, तो लेकिन वो न्यूमेरिकली नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि चूंकि इनकी ज्योमेट्री थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ये कठिन हो जाते हैं। फील्ड ऑफ व्यू का एक बहुत ही कॉन्सेप्ट है और उसको हम लोग एक्सटेंड कर देंगे, और वो आपने पढ़ा भी होगा डेफिनेटली, कि जैसे मान लीजिए कोई प्लेन मिरर है और उसमें कोई पर्सन है और वो अपनी फुल इमेज देखना चाहता है, तो मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए? आंसर भी आपको मालूम होगा, आधी होनी चाहिए। मिरर की लेंथ हाफ होनी चाहिए, लेकिन उसमें फिर थोड़ी सी और टेक्निकलिटी भी है। न सिर्फ मिरर की लेंथ कम से कम आधी चाहिए, बल्कि एक उसकी स्पेशल पोजीशन भी चाहिए। तो उसी को हम लोग निकालेंगे। रिजल्ट तो आपको मालूम है, और 10th क्लास का क्वेश्चन है 9th 8th का, तो वो जैसे भी किया हो, और यहाँ पर इसको हम लोग अपनी सुपर टेक्निक फील्ड ऑफ व्यू निकाल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लेते हैं प्लेन मिरर। सबसे पहले हम लोग ग्राउंड बनाते हैं, क्योंकि आदमी खड़ा कहाँ होगा, ग्राउंड पे ही तो खड़ा होगा। तो ये हमारे पास मान लीजिए हरी भरी वसुंधरा है, दिस इज योर, ये नॉट ए मिरर, तो मैं इसको ग्राउंड लगा देता हूँ। और ग्राउंड में ये देखो, ये घास वास भी हुआ है, ठीक है। और सपोज कर लो इस पर एक मिरर, एक पर्सन खड़ा हुआ है, तो ये मैंने एक पर्सन बना दिया। अब आई एम नॉट ए आर्टिस्ट, तो पर्सन के रूप में हम एक डंडा बना दे रहे हैं, और ये पर्सन के पैर हो गए, फीट लिख दिया, ये पर्सन का हेड हो गया, और साथ में यहाँ कहीं पर्सन की आंख होगी। भाई आदमी अपने आंख से ही तो सब कुछ देखता है, तो पर्सन क्या है कि अपनी आंख को देखेगा, आंख से देखेगा, उन्हीं चीजों के ऑब्जेक्ट इमेज देख पाएंगे जिन ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होके आंख तक जाएगी। अब इसके सामने कहीं एक मिरर बना लीजिए, तो मिरर हम ग्रीन कलर से, ब्लू कलर से बना लेते हैं। और ये देखिए हमने ये एक मिरर बना दिया, ये एक मिरर बना दिया। सिंप्लिसिटी के लिए मिरर को भी वर्टिकली रखा है। ये हमने M1 लिया, ये M2 लिया, और सपोज मिरर से पर्सन की दूरी कुछ मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और अब पहला काम ये होगा कि ये पर्सन खड़ा हुआ है, ये मिरर है, और ऐसा करते हैं कि ये वाली जो दूरी है मिरर की, यहाँ से इसकी जो लोअर एंड है, इसकी ग्राउंड से दूरी हम y मान लेते हैं, x और y, ठीक है। अब यहाँ पे ये पर्सन इस तरीके से खड़ा हुआ है, तो ये अपनी कितनी इमेज देख पाएगा? तो देखिए ये हमारे पास आंख है पर्सन की, और इस आंख का फील्ड ऑफ व्यू हम बनाएंगे। तो हमारे पास ये डिस्टेंस x हो गई, और सेम उतनी ही डिस्टेंस x हम पीछे चले जाएंगे, यहाँ पे चले गए ये x, और ये इमेज आंख की इमेज बन गई।
और हमने बताया था कि फील्ड ऑफ व्यू खींचने का सबसे सिंपल तरीका है, जैसे इसका फील्ड ऑफ व्यू निकालना है मिरर के रेस्पेक्ट में, तो इसकी इमेज बनाइए और मिरर के एंड पॉइंट से इसकी इमेज को मिलाते हुए लाइनें बढ़ा दीजिए, तो इट गोज लाइक दिस। ये डॉटेड कर देते हैं क्योंकि पीछे कोई रेज नहीं होती है। और दूसरा भी बढ़ा दीजिए, इट गोज लाइक दिस। तो देखिए ये इसका फील्ड ऑफ व्यू आ गया और आप समझ सकते हैं कि ये पर्सन अपनी पूरी इमेज नहीं देख पाएगा, क्योंकि ये जो नीचे वाला रीजन है लिमिटिंग रेज, ये यहाँ पे काट रहा है। तो इसके नीचे जो ये पोर्शन है, ये इनकी इमेज इसको नहीं दिखेगी, यानी पर्सन अपने फीट तक नहीं देख पाएगा, अपने पैर नहीं देख पाएगा, पैर के इतना रीजन वो नहीं देख पाएगा। और ये वाली रेज यहां से, ये इसका हेड था, ऊपर जा रही है और इतना एक्स्ट्रा रीजन उसको दिख जाएगा। तो ये अपनी पूरी इमेज नहीं देख पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। ये मिरर की लंबाई हमने कुछ मानी नहीं है। मिरर की लंबाई सपोज हम मान लेते हैं मिरर लेंथ, ये L मान लेते हैं। ये डिस्टेंसेस मैंने X और Y मेजर ही कर ली है। और पर्सन हाइट, पर्सन की हाइट हम h मान लेते हैं। और एक डिस्टेंस हम और मानेंगे कि पर्सन की आंख और हेड के बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बिटवीन हेड एंड आई, सपोज दिस इज स्मॉल। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि ये नीचे का कितना हिस्सा इसको नहीं दिखेगा और ऊपर की कितनी हाइट इसको एक्स्ट्रा दिखेगी। जरा पानी दे जाना है। तो ये खेल है पूरा ज्योमेट्री का, सिमिलर ट्रायंगल्स एंड ऑल दैट। तो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये आप बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सिमिलर ट्रायंगल्स ले लेंगे तो बड़े आराम से इसको आप कर लेंगे। जैसे मैं आपको पहले इसमें इंटरेस्टेड हूँ, हम ये पॉइंट नीचे वाला पैर इसका F है और सपोज ये वाला पॉइंट मैं B मान लेता हूं। तो BF वो डिस्टेंस है जो उसको नहीं दिखनी है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे, ये यहां से एक परपेंडिकुलर डाला और सपोज इस पॉइंट का नाम P है और यहां से परपेंडिकुलर डाला, इस पॉइंट का नाम Q। अब देखो ये जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक E डैश B और Q, E डैश B एंड Q, ये ट्रायंगल सिमिलर है। ये वाला ट्रायंगल, ये वाला पॉइंट भी कुछ मान लो, सपोज इसको M3 मान लिया। तो सिमिलर ट्रायंगल M1, M3 एंड B। अब देखो ये वाली डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये पूरी डिस्टेंस और ये पूरी डिस्टेंस बराबर होंगी। तो हम लिख देंगे E डैश Q
अपॉन ई डैश क्यू अपॉन m1 m3 इज इक्वल टू ये फुल डिस्टेंस बी क्यू अपॉन ये वाली डिस्टेंस दैट इज m3b। और अब बहुत आराम से ये हम निकाल लेंगे। ये जो हमारे पास सपोज ये वाली जो डिस्टेंस आई है ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो यहाँ पर ये कैसे कैलकुलेट होगी। जो हमें मालूम है वो पहले हम बता दें। इस वाली डिस्टेंस को हम कुछ मान लेते हैं। सपोज ये वाली डिस्टेंस मेरे पास z है। अब देखो ये जो हमारे पास EQ है ये कितनी होगी E डैश Q। तो हमें ये दिया हुआ है मिरर की लेंथ हमारे पास ये पर्सन की हाइट टोटल h है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैपिटल H है और डिस्टेंस बिटवीन हेड एंड आई a है। तो हेड और आई के बीच की डिस्टेंस ये a है। तो ये वाली डिस्टेंस हमें बची h माइनस a। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस EF इज इक्वल टू E डैश P, दिस इज h माइनस a है। और ये वाली डिस्टेंस z है तो हमें तो E डैश Q चाहिए। तो ये EF और ये E डैश P बराबर है। तो ये भी h माइनस a है और इसमें से ये z और माइनस कर दिया। तो ये वाली डिस्टेंस आ गई मेरी h माइनस a माइनस z। तो यहाँ रख दिया h माइनस a माइनस z अपॉन m1 m3। तो ये m1 m3 कैसे निकलेगी। तो हमारे पास ये दिया हुआ है कि मिरर की ग्राउंड से हाइट y थी और ये वाली डिस्टेंस z है। तो y में से z माइनस कर देंगे। तो ये y माइनस z आ गई और प्लस अब ये तो बहुत ही सिंपल है, ये x है। तो BQ ये x है तो ये भी x होगा क्योंकि ये x है। तो BQ की वैल्यू 2x है और BN3 की वैल्यू x है। तो ये 2x आ गई और ये x आ गई। तो अब यहाँ से ये x कट जाएगा। बाकी आप कर सकते हो h माइनस a माइनस z इज इक्वल टू y माइनस z मल्टीप्लाइड बाई 2। तो h माइनस a माइनस z इज इक्वल टू 2y माइनस 2z। तो z इज इक्वल टू 2y माइनस h प्लस a। ये हमारे पास z आई और सब कुछ आपको दिया है। मिरर की जमीन से हाइट y दी है, पर्सन की ऊपर से आई डिस्टेंस a दी हुई है और साथ में पर्सन की हाइट भी दी हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें यह है कि ये x इसमें से नदारद है। मतलब ये जितनी डिस्टेंस कट रही है वो इस बात पे तो डिपेंड कर रही है कि पर्सन की हाइट कितनी है और मिरर की लोअर एज ग्राउंड से कितनी दूरी पर है, लेकिन इस बात पे डिपेंड नहीं कर रही है कि पर्सन और मिरर के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो एक्स्ट्रा पोर्शन दिखेगा, वहां से भी आप सिमिलर ट्रायंगल्स लेकर के कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए। इसको जैसे z माना था तो इसको z प्राइम मान लीजिए। फिर ये दो सिमिलर ट्रायंगल ले लीजिए, ये और ये। तो जो हमारे पास सिंपल क्वेश्चन था वो हमने आपको थोड़ा सा कठिन करके बताया, क्योंकि जेई अक्सर ये पूछ सकता है कि कितनी लेंथ विजिबल नहीं होगी।
अब आपके वाले आर्टिकल का क्या हुआ, जो आप रटे बैठे थे कि मिरर की हाइट पर्सन की, मिरर की लेंथ पर्सन की लेंथ की आधी होनी चाहिए। तो उसको भी हम लोग देखते हैं। हमारे पास देखो ये मिरर है, अगर हम इस मिरर को छोटा कर दें तो ये लिमिटिंग रेज ऐसी चली जाएगी, मतलब वाई ज्यादा हो जाएगा, तो और इमेज कट जाएगी और पोर्शन विजिबल नहीं होगा। तो मिरर की लेंथ मैटर करेगी और प्लस ये हाइट भी मैटर करेगी कि वो कितने ऊपर है। सपोज हम लेंथ यही रखें, इस मिरर को थोड़ा सा नीचे कर दें तो क्या होगा, ये वाली रेस थोड़ा सा और नीचे से जाएगी, तो ऊपर का पोर्शन जो एक्स्ट्रा विजिबल हो रहा था वो कम हो जाएगा, और ये थोड़ा सा और नीचे से जाएगी तो नीचे कुछ और पोर्शन उसको विजिबल हो जाएगा। तो अगर हम मिरर को ऊपर नीचे शिफ्ट करते हैं यानी y को बदलते हैं तो भी z की वैल्यू बदल रही है, इसकी वैल्यू बदल रही है, और अगर मिरर का साइज बड़ा या छोटा करते हैं तो भी ये वाली चीजें बदल रही हैं। तो हमारे पास दो चीजें क्लियर हो गई। अगर पूरी इमेज देखनी है तो ये जो दोनों लिमिटिंग रेज हैं मिरर की, ये फीट से जानी चाहिए या 8 फीट से नीचे जानी चाहिए, और ये हेड से जानी चाहिए, तब ये फुल लेंथ विजिबल होगा। तो जैसे मैं कुछ फिगर बना के आपको समझा रहा हूं, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा दे रहा हूं। ये देखो मैंने ग्राउंड बनाई और ये पर्सन बनाया, ये पर्सन का हेड है, ये पर्सन का पैर फीट है, ये पर्सन की आंख है, और इस मिरर को यहां कहीं रख देते हैं। सपोज इस लाइन पे मिरर को रख रहे हैं, ये डिस्टेंस हमारे पास x है। तो मिरर को अगर इस लेंथ पर हमने कहीं पे भी रखा है तो अब आप जानते हो, जैसे ये मिरर ये रखा है, ये डिस्टेंस x है, तो इस ऑब्जर्वर की आंख की इमेज यहां से x डिस्टेंस पर ही बननी है, e'। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि ये मिरर कहाँ रखा है, ये हम लोग पिछले लेक्चर से जान चुके हैं। और मिरर की लंबाई कितनी होगी ये भी हम लोग जान चुके हैं कि अगर लंबाई ज्यादा होगी तो इमेज ज्यादा ब्राइट बनेगी, मोर रिफ्लेक्टेड रेज विल कम टू द आई। अगर लेंथ कम होगी तो लेस रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी, तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। बहरहाल ये मिरर अगर इस लाइन पर कहीं रखा हुआ है तो E की इमेज यहाँ E' पर ही बननी है। और हमारे पास लिमिटिंग रेज कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे ये केस है तो यहाँ की लिमिटिंग रेज हमारे पास ऐसी बनेंगी। सपोज यही मिरर रखा हुआ है, ये तो मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू इतना ही बना तो दोनों रेज ऊपर चली गई। तो मिरर अगर इतना छोटा सा है तो इस पर्सन को अपनी इमेज कहीं बनेगी, दिखेगी ही नहीं। तो यहाँ तो भाई ऐसे नहीं रख सकते। और मान लो मैंने मिरर को ऐसे रख दिया, इस तरीके से रख दिया, इसको मैंने मिटा दिया, ये पुरानी वाली रेज। तो अब लिमिटिंग रेज हमारे पास ऐसे जाएंगी। तो अब यहां से ये रेज ऐसे गई तो इतना हिस्सा कट गया और यहां से भी कट गया, तो यहां से चलने वाली रेज यहां ही तक पहुंच रही है। तो मिरर की पोजीशन हम कैसी चूज करें,
कि यहां से जो रेस चले वो कम से कम हेड तक पहुंचे, और यहां से जो रेस चले वो कम से कम फीट तक पहुंचे। ये दोनों हमारी लिमिटिंग रेस होनी चाहिए। मतलब यहां से जो चले, मिरर कहीं भी पड़े, हम लोग उल्टा कर रहे हैं कि यहां पे जैसे मिरर हो तो ये ऐसे जाएगा। तो हमारे पास जो मिरर है ये उसकी ऑप्टिमल सिचुएशन है, यहां से यहां तक मिरर होना चाहिए। तो इमेज बनी और इससे चलने वाली रेज यहां तक पहुंची, इससे चलने वाली रेज यहां तक पहुंची। आप लोग इसको ऐसे ही करते थे, यहां से रेस चला के यहां और यहां से रेस चला के यहां पहुंच जाते थे। अब ये मिरर, ये मतलब कि अगर इस लाइन पर ये मिरर है तो, और ये पर्सन है, तो यहां से यहां तक मिरर होना चाहिए। मिरर अगर इससे छोटा होगा तो कुछ इमेज कट जाएगी, बड़ा हो तो चलेगा, बड़ा हो तो ये रेज और ऊपर से जाएगी, या नीचे की ओर बढ़ जाएगा तो ये इमेज और बढ़ जाएगी। तो दिस इज द मिनिमम पोजीशन एंड दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज ये वाली हाइट हमारे पास इस पर्सन की h है, और ये m1 m2 है। इस पॉइंट को मैंने कुछ मान लिया, सपोज P मान लिया। और अब ऐसा करते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर हैं। तो M1P दिस डिस्टेंस अपॉन HE, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू, ये 2x है और ये x है, तो ये भी x बची, तो 2x अपॉन x, यानी M1P इज इक्वल टू, सॉरी ये x है, ये x है और ये HE ये है, तो हाँ ये 2x है, तो दैट इज हाफ ऑफ HE। और सिमिलरली अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करें, EF और E डैश और P M2 और E डैश, तो इस तरीके से हम लिखेंगे कि EF, या पहले लिख दें M2P अपॉन EF इज इक्वल टू वही x अपॉन 2x। तो ये M2P इक्वल टू आ जाएगा हाफ ऑफ EF, और अगर इन दोनों को जोड़ दें तो M1P प्लस M2P, ये टोटल मिरर की लंबाई है, M1P प्लस M2P इज इक्वल टू हाफ HE प्लस EF, और ये टोटल मिरर की लेंथ है M1 M2, और ये टोटल पर्सन की हाइट है HF, और पर्सन की हाइट अगर हमने h मानी है तो ये h हो गई। तो ये देखो मिरर की लेंथ, मिनिमम लेंथ h/2 होनी चाहिए। मतलब अगर पर्सन को अपनी फुल इमेज देखनी है तो यहां से यहां तक मिरर होना ही चाहिए। लंबा ले लोगे तो कोई बात नहीं, ऊपर नीचे खिसक जाएगा ये। और अगर ये वाली डिस्टेंस निकालनी है तुम्हें, सपोज ये ग्राउंड वाला पॉइंट है, ये डिस्टेंस निकालना चाहिए ये, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है ना, यहां से यहां तक मिरर होना चाहिए, तो ये भी तो बताओ। नहीं तो पता चला मिरर तो आधा दे दिया, लेकिन हमने इस मिरर को ऐसे ना रख के यहां रख दिया, तो लिमिटिंग रेज ऐसे ऐसे चली जाएंगी, ऊपर वाला हिस्सा कट जाएगा, या इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया तो नीचे वाला हिस्सा शिफ्ट कर जाएगा। तो ये भी तो बताना पड़ेगा कि लोअर, अगर ये मिरर की हमारे पास लेंथ है, ये मिनिमम लेंथ है, इससे आपको फुल इमेज तो दिख जाएगी, लेकिन लोअर एज कहाँ होना चाहिए। तो अगर इसको आपको कैलकुलेट करना है तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया
और ये हम एक ये सिमिलर ट्रायंगल और एक ये सिमिलर ट्रायंगल ले लेंगे। तो यहाँ पर ये टोटल जो सिमिलर ट्रायंगल है ये हमारे पास एक्चुअली इसको हम लोग HE कह देते हैं, यानी मिरर की आई की हाइट कितनी है, मतलब जमीन से मिरर की जो ऑब्जर्वर की आंख है वो कितनी हाइट पर है। तो दिस डिस्टेंस इज HE और ये वाली डिस्टेंस हम मान लेते हैं सपोज y, तो दिस इज y, तो दिस अपॉन y इज इक्वल टू ये 2x है, ये x है, तो 2x अपॉन x, तो y इज इक्वल टू हाफ ऑफ HE। तो ये दोनों ही कंडीशंस हमारे पास आ गई। अगर आप चाहते हो कि आपकी फुल इमेज मिरर में आप देख सको अपनी, तो मिरर की लंबाई कम से कम h/2 होनी चाहिए, और लंबाई अगर इससे कम है तो आप कहीं भी रखो, कुछ भी रखो, आपको पूरी इमेज नहीं दिखने वाली है, कुछ ना कुछ हिस्सा कटेगा। और अगर आपने इतनी ही लंबाई रखी है तो आपको सेट करना पड़ेगा कि मिरर की लोअर एज आपकी आंख की हाइट की आधी हाइट पर हो। नीट में इन दोनों कॉन्सेप्ट पर सीधे सीधे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे रट के आंसर दे देते हैं। और हमने आपको बताया अभी कि अगर किसी क्वेश्चन में डिस्टॉर्शन होता है, सपोज लंबाई तो h की आधी ली लेकिन थोड़ा सा नीचे खिसका दिया, या जैसा क्वेश्चन बना दिया जेई ने कि अभी पूरी इमेज दिख रही है जस्ट, फिर इसको थोड़ा सा हमने नीचे कर दिया तो कितना पोर्शन कट जाएगा, तो फील्ड ऑफ व्यू बना करके अभी पिछले क्वेश्चन में कितना कट जाएगा, कितना एक्स्ट्रा दिखेगा, वो सब आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एक फील्ड ऑफ व्यू का भी यही क्वेश्चन है, और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और वो क्वेश्चन ये है, हमारे पास ऑब्जर्वर को अपनी इमेज नहीं देखनी है। और यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट है, आपने दोनों ही केसेस में देखा कि पर्सन और मिरर के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है ये मैटर नहीं कर रही है। मिरर की लेंथ मैटर कर रही है और मिरर की लोअर एज की हाइट मेजर कर रही है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सपोज ये ग्राउंड है और एक कोई ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर की खाली आंख इंपॉर्टेंट होती है और कुछ नहीं होती है, क्योंकि आंख से वो देखता है। तो ऑब्जर्वर के लिए मैंने ये आंख E बना, और ये पीछे मान लो कोई लंबा सा ऑब्जेक्ट है, कोई दीवार है या कोई पोल है, और इसकी हाइट हमारे पास h है, और यहाँ से हमारे पास इस लाइन पर x डिस्टेंस पे मिरर को रखा जाना है, और ये वाली डिस्टेंस हम y मान लेते हैं। ऑब्जर्वर की मिरर की लाइन से डिस्टेंस x है और ऑब्जेक्ट की y है। ये आंख ऑब्जर्वर की है और ये इसकी पूरी इमेज देखना चाहता है, तो मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और मिरर को इस लाइन पे कहीं रखा जाना है। तो हमें मालूम है कि मिरर को कहीं भी रखा जाए इसकी इमेज यहां से x डिस्टेंस पर बनेगी। तो ये हमारे पास अगर I है तो ये इसकी इमेज है। अब वही पुराना वाला कंसेप्ट लगा दो, मिरर को कैसे रखें। तो फील्ड ऑफ व्यू कैसे निकालते थे, मिरर लेते थे, इमेज से ऐसे मिलाते हुए बना जाते थे। तो वो लाइन तुम्हारी यहां तक पहुंचनी चाहिए, तो हम पहले इसी को बना लेते हैं, ऐसे ऐसे बना लिया। तो ये मेरे पास आ गई। मिरर की लंबाई मिनिमम कम से कम इतनी होनी चाहिए, m1 m2, और इसकी लोअर एज की हाइट ये होनी चाहिए। तो इसकी लोअर एज की हाइट भी कुछ मान लीजिए, सपोज ये वाली z मान लीजिए, और ये दोनों को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने का तरीका वही पुराना है, आप इसको बढ़ा दीजिए और सिमिलर ट्रायंगल्स आप ले लीजिए।
सिमिलर ट्रायंगल्स ले लीजिए। सपोज ये वाला पॉइंट हमारे पास Q है और ये वाला पॉइंट, या इसको C मान लेते हैं, और ये मिरर पे जो पॉइंट है इसको P मान लेते हैं। तो पहले हम ऊपर वाला ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल हमने लिया BCE डैश और सिमिलर ट्रायंगल M1PE डैश। तो BC अपॉन M1P, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो पूरी डिस्टेंस E डैश C अपॉन ये वाली डिस्टेंस यानी E डैश P होगा। तो मुझे M1P निकालना है, तो M1P इज इक्वल टू BC। तो BC हमने लिखा रहने दिया, इंटू E डैश P अपॉन E डैश C। तो BC टाइम्स, अब देखो यहां पर हमारे पास ये E डैश P निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे? देखो E डैश P ये है, तो दिस डिस्टेंस इज x, क्योंकि मिरर से x डिस्टेंस पर ऑब्जर्वर है, आंख इसकी E और E डैश उसकी इमेज है, तो ये डिस्टेंस x है। और अगर हमें पूरी डिस्टेंस E डैश C निकालनी है, तो ये तो x है ही है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैंने y मान रखी है, तो ये हो जाएगी x प्लस वाई। तो ये M1P आ गया। और सिमिलरली आपको दूसरा ट्रायंगल के नीचे वाला कंसीडर कर लो। तो नीचे वाला अगर आप कंसीडर करोगे तो ये हो जाएगा ट्रायंगल ACE डैश, और सिमिलर ट्रायंगल ये छोटा वाला M2PE डैश। तो यहां CA अपॉन M2P इज इक्वल टू, बस ये तो वही है, E डैश C अपॉन E डैश P। तो यहां से M2P भी वही आ जाएगा, दैट विल बी AC टाइम्स x अपॉन x प्लस वाई। और अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो M1P प्लस M2P दैट इज द लेंथ ऑफ द मिरर, मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर। तो मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर, लेंथ मिनिमम इज इक्वल टू M1 M2 दैट इज M1P प्लस M2P। और इफ यू वैल्यू सब्स्टिट्यूट, यहां से M1P रखो, यहां से M2P रखो, तो x अपॉन x प्लस वाई और टाइम्स ये हो जाएगा BC प्लस AC, एंड BC प्लस AC इज नथिंग बट होल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो दैट इज x अपॉन x प्लस वाई टाइम्स h। और यहां पर आपने देखा कि यहां पर ये डिस्टेंसेस इंपॉर्टेंट हो गई हैं कि कितनी डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट है, कितनी डिस्टेंस पर इमेज है, ये सब समझ में आया। अगर तुम्हें z निकालना है तो z भी निकाल सकते हो, z निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। यहां से परपेंडिकुलर डाल दो और फिर दो ट्रायंगल ले लो, ये ले लो, ये ले लो, या ऐसे कर लो, यहां से डाल लो, कोई भी दो चीज ले लो, तो ये भी निकाल सकते हो कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि जैसे कि ये कमरा है, रूम है, और यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है और पर्सन बिल्कुल ठीक बीच में खड़ा हुआ है।
तो पता करना है कि अगर ये पर्सन पीछे की वॉल की फुल इमेज मिरर में देखना चाहता है तो ये कितनी होनी चाहिए मिरर की मिनिमम लेंथ। तो तुम्हें मालूम है कि ये मिडिल पॉइंट है, तो मिरर से अगर ये डिस्टेंस a है तो ये डिस्टेंस 2a हो जाएगी। तो मिरर की मिनिमम लेंथ इस केस में हो जाएगी L मिनिमम इज इक्वल टू a अपॉन a प्लस 2a। यहाँ पे x इज इक्वल टू a है और y इज इक्वल टू 2 है, दैट इज टाइम्स ये टोटल वॉल की हाइट h यानी h/3, यानी मिरर की लंबाई वॉल की लेंथ की कम से कम आधी होनी चाहिए। और फिर ये जेड भी निकालेंगे। जेड निकालने का काम तुम लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो, खुद भी कर सकते हो, तो इसको कर लोगे। तो फील्ड ऑफ व्यू के बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और अभी हम लोग बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें पहली बात तो बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करना है कि जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। अब यहाँ पर कठिनाई हो रहा है, प्रोफेसर साहब के मन में आ गया कि क्वेश्चन तो ऐसा रखेंगे कि जरा लड़कों का धुआं उड़ जाए, तो मिरर जो अभी तक वर्टिकल है उसको तिरछा किया जा सकता है। तो ज्योमेट्री हो सकती, तब सिमिलर ट्रायंगल ना लगा, ट्रिग्नोमेट्री या और कुछ लगा। तो ये सब डिपेंड करता है, बेसिक कैसे आप निकालते हैं ये आप समझ चुके हैं। अब हम लोग मिरर का एक इसका रिपीटिशन करेंगे, सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे मान लो हम एक मिरर बना रहे हैं, ये एक मिरर हमने बनाया। अब इसको ध्यान से देखना, ये लाइट की बहुत अच्छी अच्छी किताबों और बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग्स में भी ये चीज दी नहीं जाती है, दी नहीं गई है। ऐसे क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो हम बता रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा। ये दो प्लेन मिरर है, ये थीटा एंगल पर इंसिडेंट है। अब इस पर मान लीजिए आप ये एक लाइट रे डालते हैं, किसी भी मिरर पर डाल दीजिए। इस मिरर का नाम मैंने 1 रखा, इस मिरर का नाम मैंने 2 रखा, दोनों प्लेन मिरर हैं। और सपोज हमने ये लाइट रे डाली, तो इस पॉइंट को मैं A1 रख रहा हूं, ये A रख दिया। ये पहला इंसिडेंस पॉइंट है, टॉर्च ली, ऐसे लाइट डाली। अब जब ये लाइट रे पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन का रूल फॉलो होगा। तो यहां पर हमने क्या किया, ये परपेंडिकुलर डाला, ये N1 डाल दिया, और सपोज इस एंगल को मैं I कह दे रहा हूं। अब ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये सेम एंगल इधर बनाएगी, ये रिफ्लेक्शन हो गई, और दिस एंगल इज आल्सो I। R होता है लेकिन ये दोनों बराबर ही होते हैं, तो ये I और R दोनों बराबर होंगे। तो सपोज ठीक है, मैं बदल देता हूं, सपोज ये 5I होंगे, I भी R और 5 भी R। और जब ये इस पर पड़ेगी तो क्या होगा, तो इसको जरा ध्यान से समझिए, यही इसमें सारी कलाकारी है। ये हमने सिर्फ मिरर सेकंड बनाया, और किसी न किसी पॉइंट पर पड़ेगी, नॉर्मल खींचा पॉइंट पे। अब ये जो रे आ रही है, तो देखिए ये रे ऐसे आ रही है, ऐसे। यहां पे नॉर्मल हम खींचते हैं, ये नॉर्मल खींचते हैं,
ऐसे पड़ी, नॉर्मल इधर से आया, तो ये रे क्या करेगी, ये अब ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी तो इस मिरर पे फिर पड़ेगी। तो दिस इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब यहां पे जरा हम इस एंगल की कैलकुलेशन करने की सोचेंगे। ये फाई प्राइम मान लिया हमने, ये एंगल कितना है, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो? ये एंगल फाई कितना होगा? थोड़ी सी ज्योमेट्री लगेगी ऑफ कोर्स, और वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं कि ये एंगल आएगा फाई डैश इज इक्वल टू फाई माइनस थीटा। ये एंगल कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? इनिशियल इंसिडेंस एंगल हमने फाई पर डाली थी लाइट रे, और मिरर के बीच का एंगल थीटा है, तो फाई डैश की वैल्यू फाई से थीटा कम हो जाएगी। अब इसको ज्योमेट्री लगा के आप बड़े ही आसानी से प्रूव कर सकते हो कि फाई डैश की वैल्यू किस तरीके से फाई माइनस थीटा के बराबर होगी। तो ये मैं आज के लिए तुम लोगों पर छोड़ता हूं, ये फाई माइनस थीटा है, क्योंकि इस पर बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन हमारे लेक्चर 5 में होना है। और जो लेक्चर 5 है उसमें जो है वो मोस्टली जो मटेरियल अवेलेबल है आजकल की मार्केट में 95% बुक्स में वो नहीं है। तो लेक्चर 5 इज वेरी एक्सक्लूसिव, जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है। यहां पर मैं सिर्फ एक बात ये आपको बताना चाहता हूं कि सपोज ये क्या होगा, ये तो यहां आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है, और हो सकता है कि कभी कभी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ना हो। तो इसको मैं जो कर रहा हूं उसे आप देखिए और फिर आप इसको विचार करिएगा। आज ये जैसे हमारे पास मिरर है और ये एंगल थीटा है, ये कोई पॉइंट P है, यहां हमने नॉर्मल खींचा, और सपोज यहां पर हमने थीटा एंगल पर ही लाइट डाल दी, यानी इस मिरर पर इंसिडेंस एंगल जस्ट उतना ही है जितना कि मिरर के बीच का एंगल है। देन व्हाट विल हैपन? वेरी इंटरेस्टिंग, रिफ्लेक्शन हुई और ये एंगल तो थीटा होगा ही भाई, बताने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों बताने की जरूरत नहीं है? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो ये थीटा है और ये थीटा है, तो कैन यू कैलकुलेट हाउ मच इज दिस एंगल? तो हम कैलकुलेट करते हैं, आप भी देखिए हम गलत हैं कि सही है। देखो भाई ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, और इस वाले एंगल को मैं x मान ले रहा हूं, निकालना है ना। और ये तो 90 माइनस थीटा होगा ही, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ही होता है, तो इसका मतलब हो गया दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा प्लस एक्स प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 180। तो थीटा से थीटा तो बच्चा हो गया कैंसिल, और 180 माइनस 90 ये 90 हो गया। x बराबर 90 डिग्री, यानी अगर ये इंसिडेंस एंगल इस इंक्लाइंड एंगल के बराबर है तो ये एंगल 90 है, और 90 डिग्री होगा तो क्या होगा? इस पर अब ये नॉर्मल पड़ रही है,
तो ये बिल्कुल इसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगी, फिर यहाँ पड़ेगी और फिर ऐसे चली जाएगी। यानी कि ये अंदर नहीं गई, ये यहाँ से बैक टू पैवेलियन हो गई। कितने रिफ्लेक्शन हुए? एक रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ, फिर दूसरा ये हुआ, यहां से वापस आ गई और फिर रिफ्लेक्शन होके अपने रास्ते को रीट्रेस कर गई। रे विल रीट्रेस इट्स पाथ। और ये तब है कि जब ये दोनों एंगल बराबर थे। और अब हम एक दूसरी इंसिडेंस एंगल ले रहे हैं। सपोज दिस थीटा, ये सपोज ये लार्जर एंगल है, सपोज दिस एंगल इज डी थीटा, तो ये भी ऐसे चली जाएगी, ये एंगल भी डी थीटा बढ़ जाएगा। और अब जब नॉर्मल खींचेंगे तो अब ये नॉर्मल नहीं पड़ रही है, ये रे इधर जाएगी, क्योंकि अगर ऐसे पड़ रही है तो 90 है, और जब ये रेज हमने बढ़ा दी, आपको समझ में आ गया होगा, तो ये ऐसे पड़ेगी, तो ये वाला एंगल इससे छोटा हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये 90 था तो ये हाइपोटेनियस है, तो दिस एंगल विल बी लेस देन 90। तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे। तो यानी ये रे इस पर पड़कर दोबारा इस मिरर पर तब आएगी जब ये वाला एंगल, इंसिडेंस एंगल थीटा से बड़ा होगा। और अब एक तीसरा केस लीजिए, अगर मान लीजिए हमने इसको डी थीटा छोटा कर दिया, इंसिडेंस एंगल कम कर दिया, तो ये ऐसे जाएगी और इस बार नॉर्मल तुम्हारा ऐसा पड़ेगा और इस बार ये रे ऐसे बाहर चली जाएगी, यानी इमर्ज चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। फिर मल्टीपल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, खाली दो रिफ्लेक्शन होंगे, एक ये होगा एक ये होगा। तो ये पहला हमने आपको इस मल्टी रिफ्लेक्शन में जब दो मिरर को इंक्लाइंड करते हैं, आपको फंडा बताया कि इन दोनों मिरर के बीच का एंगल थीटा है और इंसिडेंस एंगल अगर थीटा से बड़ा है तो पहले मिरर से जब ये टकराएगी तो टकराने के बाद फिर पहले मिरर पर आएगी, यानी टू मोर रिफ्लेक्शन। अगर ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं तो पहले से टकराने के बाद दूसरे पे नॉर्मल इंसिडेंस होगा और वहां से अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी। इन केस 3 रिफ्लेक्शन। और अगर ये कम है थीटा से तो ये इमर्ज कर जाएगी, ओनली 2 रिफ्लेक्शंस होंगे। और आजकल की किताबों में जो ज़्यादातर टीचर्स पढ़ाते हैं यही तीसरा वाला केस लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा रटा देते हैं 2 रिफ्लेक्शन वाला केस। और किताबों में एक फार्मूला भी देते हैं कि डेविएशन इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा, और बड़ा चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस से इंडिपेंडेंट है, खाली मिरर के एंगल पर है। तो ठीक है, एक्सप्रेशन तो इंडिपेंडेंट है, बट इस एक्सप्रेशन की कंडीशन इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर ये वाला ये तभी है जब ये, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 मिरर हैं और सपोज ये 60 डिग्री का एंगल इनके बीच में है और यहाँ पर मैंने रे डाली ये I, तो I की वैल्यू 0 से 59 तक होनी चाहिए। 30 डिग्री पर डाला, ऐसे पड़ी ऐसे निकल गई, 2 रिफ्लेक्शन। अगर 60 डिग्री पर डाल दोगे, ये 60 डिग्री है तो इस पर नॉर्मल पड़ेगी और फिर बैक होगी, फिर इधर जाएगी, 3 रिफ्लेक्शन, पाथ अपने आप को रिट्रेस करेगी। और अगर मान लीजिए ये 60 है और यहाँ पर तुमने ये 80 डिग्री पर डाल दिया, तो इंटरेस्टिंग केस हो गया।
अब ये इधर पड़ेगी, फिर इस पे पड़ेगी, तो कब तक ये होता रहेगा? इसी चीज को लेक्चर 5th में करना है। ये यहां से तो यहां चली गई, फिर यहां से बाहर चली जाएगी कि फिर इस पर जाएगी, मतलब ये कितने रिफ्लेक्शंस कर जाएगी। यही कंडीशन हमें निकालनी है कल के लेक्चर नंबर 5 पर, और ये उसका बिल्कुल बेसिक है। और तुम लोगों के जो मेंस और एडवांस मेंस और नीट लेवल के क्वेश्चन हैं वो इस कंडीशन पर रहते हैं। वो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे लेते हैं कि ये 2 मिरर हैं, एक रे आई और दूसरे मिरर से पहले मिरर इस मिरर के पैरेलल आई और रिफ्लेक्ट, फिर इससे रिफ्लेक्शन होके पहले वाले के पैरेलल चली गई, तो बताओ मिरर के बीच का एंगल कितना है। इस टाइप से बना के देखते हैं। तो वो सारे जितने भी क्वेश्चन है वो हमारे 3rd वाले केस में 2 ही रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, मतलब पहले मिरर पर इंसिडेंस एंगल दोनों मिरर्स के बीच के एंगल से कम है, तब 2 रिफ्लेक्शन होंगे। तो उसमें दुनिया के क्वेश्चन देते हैं, एक के पैरेलल आई, दूसरे के पैरेलल गई, पर आई रिफ्लेक्शन के बाद पहले के पैरेलल हो गई, या फलाना हुआ ढिकाना हुआ, तो उस पे ज्योमेट्री के कराते रहते। तो 3-4 क्वेश्चन इस पर भी करेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस है जो हम एडवांस के लिए पढ़ेंगे वो हमें ये देखना है कि यहाँ पे तो अगर ये एंगल थीटा से कम है तब तो ये इसमें कवर हो जाएगा, लेकिन अगर ये मान लीजिए ज्यादा है तो ये फिर रिफ्लेक्ट होगी, और ये कब तक रिफ्लेक्ट क्या होगा, ये हमारा मेन कल का टारगेट होगा। और फिर उसके बाद इसमें यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कितनी बनेगी, तो इसमें भी अब इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी उसको करेंगे। तो आई होप तो 5th लेक्चर में तो हम लोग ये सब करेंगे, और 6th लेक्चर लास्ट वाला कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती हैं। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती हैं हम आपको उसमें बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन उसमें ये समझ लेना कि ज़्यादातर वो नीट लेवल का क्वेश्चन है या जेई मेंस में है, तो बता देंगे तो उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।